क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी गरीब इंसान को दान देना या उसकी कोई तुरंत आर्थिक मदद कर देना असल में उसे और उसके पूरे समुदाय को हमेशा के लिए गरीब बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। सुनने में यह बात बहुत अजीब और शायद थोड़ी कठोर भी लग रही होगी। मतलब कोई भी एकदम से ये सुनकर चौंक सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम तो बचपन से ही सीखते आए हैं ना कि जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार ही यही विचार है। एग्जैक्टली और हमारे पास इसके लिए एक बेहद दिलचस्प रिसर्च और दस्तावेज है। सही कहा। उस दस्तावेज का नाम है द कलाम विजन आर्किटेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। मतलब ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है जी। ये कलाम मल्टीपर्पज ट्रस्ट का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो उस चैरिटी वाले मॉडल को ही पूरी तरह से खारिज कर रहा है जिसे हम आज तक सही मानते आए हैं। हाँ, इनका उद्देश्य लोगों को सिर्फ जिंदा रखना नहीं है, बल्कि गरीबी और मजबूरी के उन मूल कारणों को जड़ से उखाड़ फेंकना है जो इंसान को पीड़ित बनाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं और इस विषय पर मेरे साथ इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। शुक्रिया। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये दस्तावेज पीड़ित मानसिकता पर सीधा प्रहार करता है। वो कैसे? थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, जब हम समाज सेवा की बात करते हैं ना, तो अमूमन हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि किसी के पास खाना नहीं है तो उसे खाना दे दो। हाँ, या किसी के पास कपड़े नहीं हैं तो कपड़े दे दो। बिल्कुल। लेकिन ये दस्तावेज एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है। सवाल ये है कि वो इंसान इस स्थिति में पहुंचा ही क्यों कि उसे आपके खाने या कपड़ों की जरूरत पड़ रही है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, पीढ़ियों से समाज का एक बड़ा वर्ग इस पिछड़ेपन का शिकार है। हम केवल उस तुरंत वाली जरूरत को पूरा करके खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। मतलब हम बस एक बैंडेड लगा देते हैं। एग्जैक्टली। हम उस संरचना या उस सिस्टम को बदलने की कोशिश ही नहीं करते जो लगातार नए गरीब और नए मजबूर पैदा कर रहा है। मुझे ना यहाँ एक एनालॉजी याद आ रही है। मान लीजिए एक गांव में एक कुआं है जिसका पानी जहरीला या गंदा हो चुका है। अच्छा। अब लोग उस कुएं का पानी पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गांव के बाहर एक बहुत बड़ा और शानदार अस्पताल बना रहे हैं। लोग बीमार पड़ते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, उनका इलाज करते हैं, मुफ्त दवाइयां देते हैं और वो ठीक होकर वापस जाते हैं। हाँ, और फिर उसी कुएं का पानी पी के दोबारा बीमार पड़ जाते हैं। मतलब हम इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि हमारा अस्पताल कितने अच्छे से चल रहा है, लेकिन कोई भी उस गंदे कुएं को साफ करने की जहमत नहीं उठा रहा है। ये तुलना आज की सामाजिक व्यवस्था पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो गंदा कुआं ही हमारी वर्तमान आर्थिक और सामाजिक संरचना है और वो अस्पताल हमारा चैरिटी या दान का मॉडल है। राइट? एकदम सही। जब कोई व्यक्ति दान पर निर्भर हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी अपनी क्षमता, उसका आत्मविश्वास और उसकी कुछ नया करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। वो मान लेता है कि उसकी नियति केवल मांगना ही है। बिल्कुल। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक बेड़ी है। ट्रस्ट का पूरा ध्यान उस अस्पताल को चलाने पर नहीं है, बल्कि उस कुएं को हमेशा के लिए साफ करने पर है। लेकिन एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सवाल उठता है यहाँ पर। अगर कोई इंसान आज भूख से मर रहा है तो हम उससे ये तो नहीं कह सकते ना कि रुक जाओ, हम तुम्हारे लिए एक नया सिस्टम बना रहे हैं जो 10 साल बाद तुम्हें अमीर बना देगा। हाँ, ये तो है। उसे तो आज अभी खाना चाहिए ना। तो क्या ये विजन जमीनी हकीकत से थोड़ा कटा हुआ नहीं लगता? सिस्टम बदलना तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है और दस्तावेज भी इस द्वंद्व को स्वीकार करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुरंत राहत या इमरजेंसी मदद को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। अच्छा, तो मतलब इमरजेंसी हेल्प चलती रहेगी। हाँ, असली समस्या तब शुरू होती है जब राहत ही आपकी एकमात्र रणनीति बन जाती है। जो संस्थाएं जमीन पर काम कर रही हैं, उन्हें आज की आग तो बुझानी ही है, लेकिन उनका 80 से 90% संसाधन और ऊर्जा उस फायर प्रूफ या आग से सुरक्षित सिस्टम को बनाने में लगनी चाहिए। जबकि आज हो ये रहा है कि हमारी 100% ऊर्जा सिर्फ रोजमर्रा की आग बुझाने में लग रही है। बिल्कुल। और जब हम दीर्घकालीन समाधान की बात करते हैं ना, तो समाज में सबसे पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, या फिर कहेंगे कि लेकिन हमारे पास इतने संसाधन कहाँ हैं। ये जो लेकिन शब्द है ये किसी भी बड़े बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन है। एकदम सही कहा आपने। रिसर्च में भी इस लेकिन वाली मानसिकता को तोड़ने पर काफी जोर दिया गया है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने स्थापित सीमाओं को चुनौती दी है, समाज ने पहले उसका मजाक ही उड़ाया है। जब कोई भी संस्था
व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता के लिए कोई बड़ा ढांचा खड़ा करने की सोचती है तो आम लोगों को वो विचार असंभव ही लगता है। यहाँ ये बात सच में बहुत ही रोचक हो जाती है। दस्तावेज में ना इस असंभव को संभव बनाने की बात को समझाने के लिए उसेन बोल्ट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो एथलेटिक्स वाला हिस्सा। हाँ, मतलब ट्रैक पर वो इंसान केवल 9 या 10 सेकंड दौड़ता है, लेकिन उस 10 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड के पीछे वर्षों की वो तपस्या है जिसने दुनिया के इस विश्वास को तोड़ दिया कि इंसान इससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता। बिल्कुल, किसी न किसी वैज्ञानिक ने तो कभी कहा ही होगा कि मानव शरीर की एक सीमा है। एग्जैक्टली। लेकिन बोल्ट ने दूसरों की तय की गई सीमाओं को अपनी सीमा नहीं माना। इस उदाहरण का असली सार ये है कि सीमाएं हमेशा बाहरी नहीं होती, वे अक्सर हमारे दिमाग में होती हैं। उसेन बोल्ट ने एथलेटिक्स में जो किया वही काम आर्थिक और सामाजिक ढांचे में भी किया जा सकता है। हम ये मानकर बैठ गए हैं कि जो कमजोर तबका है वो हमेशा कमजोर ही रहेगा। हाँ, हम मान बैठे हैं कि बस बड़ी कंपनियां और बड़े बैंक ही अर्थव्यवस्था को चला सकते हैं और आम आदमी केवल उनका एक पुर्जा भर है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये संभव नहीं है वाली सोच से बाहर आना ही पहला कदम है। पर एक एथलीट का उदाहरण और एक इकोनॉमी का यथार्थ, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हुसैन बोल्ट का अपने शरीर पर कंट्रोल था, सही बात है, लेकिन एक गरीब इंसान का इस विशाल अर्थव्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं है। केवल सकारात्मक सोचने से बैंक का बैलेंस तो नहीं बढ़ जाता ना? बिल्कुल नहीं बढ़ता। तो मुझे ये समझना है कि ये कलाम विजन महज एक मोटिवेशनल भाषण से आगे बढ़कर जमीन पर आर्थिक रूप से कैसे काम करता है। यहीं पर इस दस्तावेज का सबसे मजबूत हिस्सा सामने आता है। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर से उत्पादक यानी प्रोड्यूसर बनने का सफर। अच्छा, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर। हाँ, इस बात को थोड़ा गहराई से समझिए। कोई भी कमजोर या हाशिए पर पड़ा हुआ समुदाय गरीब क्यों रहता है? क्योंकि उनकी पूरी आबादी केवल एक उपभोक्ता बनकर रह गई है। मतलब वो सिर्फ चीजें खरीद रहे? एग्जैक्टली। वे दिन रात मेहनत करके जो भी पैसा कमाते हैं वो पैसा कहाँ जाता है? वे सुबह उठकर साबुन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, और ये सारा पैसा वापस उन चंद बड़ी कंपनियों की जेब में चला जाता है जो उन उत्पादों को बना रही हैं। बिल्कुल। मतलब वो समुदाय एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसमें दर्जनों छेद हैं। आप उसमें मेहनत का जितना भी पानी डालते हैं या पैसा डालते हैं, वो तुरंत उन कंपनियों के जरिए बहकर बाहर निकल जाता है। बहुत ही सटीक उपमा है ये। उस बाल्टी के छेदों को बंद किए बिना आप उसमें कभी पानी नहीं भर सकते। ट्रेस का लक्ष्य समाज की इसी उपभोक्ता शक्ति को उत्पादन शक्ति में बदलना है। तो ये कैसे होगा? मतलब इसका मतलब है कि युवाओं को ऐसे कौशल और ट्रेनिंग देना जिससे वे खुद माइक्रो इंडस्ट्रीज लगा सकें। जो चीजें वो समुदाय खरीद रहा है, अगर वो खुद उन्हें बनाना शुरू कर दे तो वो पैसा समुदाय के भीतर ही घूमने लगेगा। इसे सर्कुलर इकोनॉमी कह सकते हैं ना? हाँ, ये सर्कुलर इकोनॉमी का ही एक छोटा रूप है। ये आइडिया कागज पर तो बहुत क्रांतिकारी लगता है कि हम अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाएं, लेकिन कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए कैपिटल तो चाहिए ना? पूंजी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। वही तो। एक इंसान जो पहले से ही गरीबी रेखा के आसपास संघर्ष कर रहा है, वो निवेश के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? और यहीं पर कर्ज या लोन की एंट्री होती है। और मेरे ख्याल से कर्ज ही वो जाल है जो इस पूरी प्रक्रिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस पूरे विजन का जो सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा है वो है बिना सूद और शोषण वाले सिस्टम की स्थापना। मतलब इंटरेस्ट फ्री सिस्टम। जी हाँ, आज का आर्थिक ढांचा पूरी तरह से ब्याज पर टिका है। जब एक कमजोर व्यक्ति अपना काम शुरू करने के लिए ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेता है तो उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी केवल उस कर्ज का ब्याज चुकाने में निकल जाती है। वो बेचारा मूलधन तो कभी चुका ही नहीं पाता। इसे ही डेट ट्रैप या ऋण जाल कहते हैं। भारी ब्याज दरें हाशिए पर पड़े लोगों को कभी पनपने ही नहीं देती। पर मेरा सवाल यह है कि बिना ब्याज के कोई सिस्टम सस्टेन कैसे कर सकता है? मतलब ब्याज को अक्सर रिस्क की कीमत माना जाता है ना? हाँ, अर्थशास्त्र तो यही कहता है। तो अगर कोई ट्रस्ट या संस्था लोगों को बिना ब्याज के पैसा देगी तो उनके पास तो एक दिन पैसा खत्म हो जाएगा। अगर लोग पैसा वापस नहीं कर पाए तो क्या होगा? इस गणित को ये विजन कैसे सुलझाता है? देखिए, ये एक बहुत ही जटिल तकनीकी सवाल है,
लेकिन दस्तावेज जिस वैकल्पिक व्यवस्था की ओर इशारा करता है वो कोऑपरेटिव पूलिंग या प्रॉफिट शेयरिंग के सिद्धांतों पर काम करती है। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग। हाँ, इसे इस तरह देखें, अगर समाज के 1000 लोग हर महीने एक छोटी सी रकम एक जगह जमा करते हैं तो वो एक बड़ा फंड बन जाता है। इस फंड से समुदाय के ही किसी व्यक्ति को उसका माइक्रो बिजनेस शुरू करने के लिए बिना ब्याज के पैसा दिया जाता है। तो कर्ज देने वाले का मकसद ब्याज कमाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। मकसद उसके बिजनेस में एक भागीदार बनना है या केवल समुदाय के स्तर पर एक दूसरे की मदद करना है। अगर उसका व्यापार सफल होता है तो वो मूल रकम वापस सिस्टम में डाल देता है, जिससे किसी दूसरे की मदद होती है। तो ये एक तरह से बस के उस यात्री वाले उदाहरण जैसा हो गया। कौन सा उदाहरण? मतलब अभी स्थिति ये है कि हम पूरी जिंदगी बस में एक यात्री की तरह टिकट खरीदते रहते हैं, पैसा देते हैं और सफर करते हैं। लेकिन ये मॉडल कह रहा है कि हम सिर्फ यात्री ना रहें बल्कि खुद उस बस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाए। एग्जैक्टली। जब आप हिस्सेदार बन जाते हैं तो अर्थव्यवस्था आपका शोषण नहीं करती, हाँ, बल्कि आपके लिए काम करती है। और जहां तक रिस्क का सवाल है ना, जब पैसा समुदाय के ही फंड से आता है तो एक सामाजिक दबाव काम करता है। व्यक्ति जानता है कि ये पैसा किसी बड़े अनजान बैंक का नहीं है, बल्कि मेरे ही समुदाय के लोगों की मेहनत की कमाई है। इससे जवाबदेही तो बढ़ती है। बिल्कुल। एक पारदर्शी और सहयोग आधारित सिस्टम ही इस भारी भरकम ब्याज वाले पूंजीवादी ढांचे का एकमात्र विकल्प है। ये सब बहुत ही लॉजिकल लगता है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए तो एक बहुत बड़े मानसिक बदलाव की जरूरत होगी। वो तो है। हर कोई रातों रात इस जटिल आर्थिक गणित को नहीं समझ पाएगा। एक नई प्रणाली स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों की फौज चाहिए जो न केवल इसे समझें बल्कि इसका नेतृत्व कर सके। और यही कारण है कि इस विजन में शिक्षा को सबसे बड़ा और सबसे धारदार हथियार माना गया है। लेकिन यहाँ शिक्षा का मतलब केवल स्कूल जाकर डिग्री हासिल कर लेना नहीं है। हाँ, सिर्फ साक्षर हो जाना काफी नहीं है। हमारे मौजूदा शिक्षा तंत्र की सबसे बड़ी खामी यह है कि वो केवल नौकरी ढूंढने वाले यानी जॉब सीकर्स पैदा कर रहा है। युवाओं को केवल एक सुरक्षित नौकरी के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ट्रस्ट का क्या मानना है? ट्रस्ट का मानना है कि युवाओं को केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। मैंने दस्तावेज में खास बात ये भी देखी कि इसमें मुस्लिम समाज सहित कई अन्य कमजोर समुदायों का जिक्र किया गया है जी, जो आज भी आधुनिक आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी कौशल और व्यापार की मुख्य धारा से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक सच्चाई है। ऐतिहासिक कारणों या जागरूकता के अभाव में कई समुदाय आज भी इस तेज भागती तकनीकी अर्थव्यवस्था से कटे हुए हैं। उनका पूरा ध्यान केवल किसी तरह अपना गुजारा करने पर है। तो इस मॉडल का लक्ष्य क्या है इनके लिए? लक्ष्य यह है कि इन समुदायों के युवा नौकरी मांगने वाले की कतार से निकलकर रोजगार देने वाले यानी जॉब क्रिएटर्स बने। अच्छा। जब किसी समुदाय के भीतर से 100 ऐसे युवा तैयार होंगे जो अपनी छोटी ही सही लेकिन खुद की कंपनी चला रहे हैं, तो वे अपने ही समुदाय के 1000 अन्य लोगों को नौकरी देंगे। इससे बाहरी सिस्टम पर उनकी निर्भरता खत्म होगी। लेकिन क्या हम ये नहीं मान रहे कि हर इंसान के भीतर एक बिजनेसमैन छिपा है? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। मतलब बहुत से लोग कोई जोखिम नहीं लेना चाहते यार। वे सिर्फ एक 9 से 5 की स्थिर नौकरी चाहते हैं ताकि सुकून से रह सके। ये सच है कि हर इंसान व्यापार नहीं कर सकता और नहीं सबको व्यापार करना चाहिए। विजन ये नहीं है कि 100% लोग फैक्ट्री लगा लें। फिर विजन क्या है? विजन ये है कि अभी जो अनुपात 0 के बराबर है उसे इतना बढ़ाया जाए कि समुदाय का आर्थिक इंजन खुद चलने लगे। आज इन कमजोर वर्गों में एक बहुत बड़ी समस्या चंदा आधारित व्यवस्था की है। डोनेशन बेस्ड सिस्टम। हाँ, अस्पताल बनाना है तो चंदा मांगो, स्कूल बनाना है तो चंदा मांगो, कोई आपदा आ गई तो चंदा मांगो। ये चंदा वाली व्यवस्था तो एक तरह से कमजोरी का ही दूसरा नाम है। ये आपको हमेशा इस चिंता में रखती है कि अगली बार पैसा कौन देगा। बिल्कुल, ये एक रिएक्टिव अप्रोच है। समस्या आने पर आप कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं। कलाम विजन इस चंदा आधारित व्यवस्था से पूरी तरह बाहर निकलकर एक प्रोएक्टिव और व्यवस्थित आर्थिक मॉडल बनाने की वकालत करता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा मॉडल जो खुद अपना रेवेन्यू पैदा करे। एग्जैक्टली। जहां समुदाय की अपनी संस्थाएं इतना मुनाफा कमा रही हों कि उन्हें किसी स्कूल या अस्पताल के लिए बाहर हाथ ना फैलाना पड़े। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो ये साफ होता है कि ये केवल कुछ माइक्रो बिजनेस शुरू करने तक सीमित नहीं है। जी नहीं। लेकिन क्या समाज के अलग अलग विचारों वाले लोग वास्तव में एकजुट होकर
एक ऐसी सामूहिक आर्थिक शक्ति बन सकते हैं? क्योंकि ये सब सुनने में एक यूटोपिया या एक आदर्श दुनिया की तरह लगता है। ये सच है कि ये आसान नहीं है, और दस्तावेज भी इस बात को छुपाता नहीं है। बहुत से लोग इसकी आलोचना करेंगे, कमियां निकालेंगे। हाँ, प्रतिरोध तो होता ही है नई चीजों का। लेकिन आज हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो दूर खड़े होकर केवल आलोचना करें। हमें उन लोगों की जरूरत है जो समाधान का हिस्सा बने। अगर दुनिया में कुछ लोग एक गैराज से शुरू करके करोड़ों डॉलर की कंपनियां खड़ी कर सकते हैं, बड़े कॉर्पोरेट साम्राज्य बना सकते हैं, तो क्या समाज के कमजोर वर्ग एकजुट होकर अपनी खुद की एक आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणाली नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। ये पूरी तरह मुमकिन है, बस इसके लिए एक संगठित प्रयास और पारदर्शी नियत की दरकार है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि कलम मल्टीपर्पज ट्रस्ट और उसका ये विजन कोई ईंट पत्थर से बनी संस्था भर नहीं है, ये एक सोच है। हाँ, एक बहुत बड़ा नजरिया बदलने वाला विजन है। ये लोगों को निराशा के उस गहरे कुएं से निकालकर आत्मनिर्भरता और वास्तविक विकास की ओर ले जाने का एक नक्शा है। ये सिर्फ आज के किसी एक व्यक्ति की भूख मिटाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है जहां कोई भूखा पैदा ही ना हो। और सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास की समस्याओं को कैसे डील कर रहे हैं। सही कहा। क्या हम सिर्फ बुखार की गोली देकर लक्षण दबा रहे हैं, या हम उस बीमारी की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करने का साहस जुटा रहे हैं? और चर्चा को खत्म करने से पहले मैं उस एक विचार पर वापस आना चाहूंगा जो इस पूरे विजन के केंद्र में है। मतलब अगर हम इसके दूरगामी परिणामों के बारे में सोचें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करोड़ों हाशिए पर पड़े लोग, सच में खुद को एक ब्याज मुक्त, स्व उत्पादक और पूरी तरीके से आत्मनिर्भर आर्थिक नेटवर्क में ढाल लेते हैं, अगर वे पारंपरिक कर्ज लेना बंद कर दें और अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाने लगे, तो क्या ये दुनिया भर में फैले उन पारंपरिक कॉर्पोरेट घरानों और बड़े बैंकिंग एकाधिकार को जड़ से नहीं हिला देगा? हाँ, बिल्कुल हिला देगा। क्या ये उन्हें अपने शोषणकारी काम करने के तरीके बदलने पर मजबूर नहीं कर देगा? एक विचार जो आज असंभव लगता है, वो कल की नई वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट बन सकता है। वाह, एक विचार जो शायद आज कुछ लोगों को हास्यास्पद लगता हो, वो कल एक अधिक न्यायपूर्ण दुनिया बना सकता है। और शायद यही वो हथौड़ा है जो गरीबी की उस मानसिक बेड़ी को हमेशा के लिए तोड़ सकता है, जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी। बिल्कुल। जब इंसान ये समझ जाएगा कि वो खुद अपनी व्यवस्था का निर्माता है, तो फिर कोई भी बेड़ी उसे बांध कर नहीं रख पाएगी।